जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारकेल। आज के प्रोग्राम में कुछ और अहम डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे, जिनमें से एक है कि पाकिस्तान का जो दिफा है एक मरतबा फिर से नाकाबिले तस्खीर फ़तह पाकिस्तान ने हासिल की है। वो क्या फ़तह है वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ भारतीय हुकूमत ने एक मरतबा फिर से मुसलमानों पर जुल्म व जबर के इक़दामात का एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। वो क्या इक़दाम है इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ खालिस्तान तहरीक जो कि चलती आ रही है कई दिहाइयों से, इसमें अब क्या मेजर डेवलपमेंट्स आई हैं, क्या खून रेजी की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं खालिद बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, हमें बताइएगा, पाकिस्तान ने एक और बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको कैसा देख रहे हैं? फतह 2 के नाम से जदीद एक इम्प्रेशन दिया गया है दुनिया को, कैसा देख रहे हैं इसको? अगर इसे हम इस अंदाज से कहें कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बनियान अल मरसूस का जो है एक तोहफ़ा है, और वो जो कामयाबी हैं जो कि गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ समेटी थी और जो फतवात हासिल की थी, उसका तसलसल जो है उसको आप ये देख लें कि एक साल गुजरने को है और मई जो है अब करीब है। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हमारी वजारत दिफा की तरफ से, हमारे वो जो एक रॉकेट फोर्स है उसकी तरफ से, हमारे दिफाई इंजीनियर्स की तरफ से जिस तरीके से एक कामयाब जो है फतह 2 का जो है ये तजर्बा किया गया है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफ़ा है, लेकिन ये हमारे दुश्मन के लिए एक पैगाम भी है कि वो मुश्तरी होशियारबाज, कि वो तैयार रहे, और अगर उसके दिल में, उनके जहन में, उनके ख़यालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं कोई जारहाना अज़ाइम अगर पनप रहे हैं तो फिर उन्हें सोच लेना चाहिए कि अब की बार अंजाम जो है वो बनियान मरसूस और मार्का हक़ से भी बढ़कर और उनके लिए मज़ीद तबाहकुन साबित होगा। सर, जैसा कि मई की भी आमद है, ये वही वक्त है जब हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, उनका जो गरूर और तकब्बुर था उसको मिट्टी में मिला दिया था। और अब जब हमारी पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स ने इस तरह के जदीद से जदीद रॉकेट के तजर्बे किए हैं और कामयाब तजर्बे, तो सर इसके सलाहियात के बारे में हमें बताइएगा। क्या जदीद टेक्नोलॉजी है, कितनी दुरुस्तगी से ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है, क्या सलाहियात हैं इसकी? देखिए, उसमें जो है इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि एक तो ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, दूसरा ये है कि इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसके लिए बाकायदा एक तहकीक के बाद ये कामयाबी हासिल की गई कि उसको दुश्मन के राडार उस तरीके से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। इंतहाई तबाहकुन है और इंतहाई पिन पॉइंट है, और ये गाइडेड चूँकि मिसाइल है, और इसको गाइड किया जाता है नेविगेशन के हवाले से कि इसने अदाफ इसके जो भी हैं वहाँ जाकर इसने जो है वो लगना होता है, इसने तबाही फैलानी होती है। तो बहरहाल इसका जो तजर्बा हुआ है वो इंतहाई कामयाब था, जिसमें वो हमारे ये जो इसके इंजीनियर्स हैं, हमारे ये रॉकेट फोर्स के जो अफसरान हैं और दीगर बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने ख़ुद ये मुशाहिदा जो है ये देखा, उसका मुशाहिदा किया उन्होंने, और बाकायदा जो है उन्होंने भी दाद तहसीन जो है वो दी उन तमाम अपना कामयाबियों की वजह से जो पाकिस्तान ने हासिल की थी माजी में मिसाइल साजी के हवाले से। और उसमें एक नया कदम है जिसमें पाकिस्तान जो है और हमारे इंजीनियर सुरखरू हुए। सर, जहां हम मजबूत से मजबूत पाकिस्तान का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करते आ रहे हैं, मुस्तहिकम पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त दुनिया में उभर कर सामने आया है, खा वो हमारी सफारतकारी हो, खा वो दीगर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी हो। मगर इसके साथ साथ जहां इस तरह के तजर्बात करते हैं और फिर वो कामयाब तजर्बात होते हैं और मजबूत से मजबूत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ आलमी दुनिया में बल्कि इस खित्ते में भी बड़ी नुमाइंदगी के तौर पर साबित करते हैं अपने आप को, तो जो हमारा रवायती हरीफ है उस पर इसके क्या असरात आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी, हम अगर आप इसको जायज़ा लें या उनके जो तबसरे हैं वो सुने, या उनके जो दिफाई तजज़िया कार हैं इंडिया के, जो जेन्युइन मतलब है कि जो लगी लिपटे बगैर या कुछ आमदाना तबसरे करने के बजाय जो हक़ायक़ हैं उस पर बात करते हैं, तो वो तो अब बार बार यही कह चुके हैं कि इंडिया की आर्मी जो है वो आज भी 20वीं सदी के अंदर रह रही है, और उसको अंदाज़ा ही नहीं कि अब दुनिया जो है वो जंगी अमूर जो है या जंगी साइंस जो है या इसके हवाले से जंग का तरीक़ाकार जो है वो कितना बदल गया है।
اس میں اب روایتی جو ایک وہ جنگ ہوتی تھی اب اس سے ہٹ کر ایک تو میزائلوں کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سائبر طریقہ کار کے ذریعے یہ ساری جو ہے لڑائی اب لڑی جائے گی، جس کا مظاہرہ جو ہے ہماری ایئر فورس نے، ہماری افواج نے گزشتہ مئی میں بھی کیا، اور اس کا نظارہ جو ہے وہ پوری دنیا نے کیا کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کے بل بوسے پر اپنے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو پاکستان نے زمین بوس کیا، اس کو زمین پر سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا کہ وہ گرے اور سوچے کہ اب تک گزشتہ 7 دہائیوں میں اس نے جس انداز سے پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایک ادھم مچا رکھا تھا کہ وہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور اب آئندہ اس کی کوئی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ سر ہمارے پڑوس میں ہی جو ہمارا روایتی حریف بھی ہے، جہاں اور بھی بڑی دیگر اقلیتیں بستی ہیں، وہ تمام اقلیتوں کے حقوق کو اپنے حذف کرتا ہے، ان کی پامالی کرتا ہے، اور پھر عالمی دنیا کو بتاتا ہے کہ میں حقوق کا علمبردار ہوں، جو کہ اب تو عالمی دنیا بھی دیکھ چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے ایک بڑی گھٹیا کوشش کی ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک غیر قانونی ایک قدم اٹھایا ہے، اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مقبوضہ کشمیر میں مدرسہ جو سراج الہند یا ان کی بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر پابندی لگانے کا حکم دے دیا ہے انڈین سرکار نے، نریندر مودی سرکار نے، تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مدرسے کا قیام تاریخی طور پر پاکستان بننے سے بھی پہلے جو ہے وہ عمل میں آیا تھا، اور اب آ کر وہ اس کو جس طریقے سے اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس کی جو جگہ ہے اس پر قبضے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہاں جو زیر تعلیم جو طالب علم تھے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری جو سکول ہیں وہاں شفٹ کیا جائے۔ اب اس میں صاف ظاہر ہے وہاں وہ صرف دینی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی، اس کے ساتھ جدید امور جو ہیں، جدید علوم جو ہیں وہ بھی پڑھائے جا رہے تھے۔ یہ ایک ان کی اسلام دشمنی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر آدتیہ ناتھ نے جس طریقے سے اپنے اتر پردیش میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں سے اردو کا خاتمہ کر دوں گا، اور اس نے یہ باقاعدہ دعویٰ اس اندازے کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب جو ہے ہمارے اس ریاست میں کہیں بھی اردو لکھی اور بولی نہیں جائے گی۔ پھر اس پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسے تمام دکانیں، ایسے ان کے تمام مراکز کاروباری جو مسلمانوں کے تھے، اور اگر کہیں اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، اور پھر یہ تک وہاں پہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اردو بولتا ہوا پایا جائے۔ اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہندی جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے اردو زبان سے۔ اگر کوئی ہندی بھی بول رہا ہے، وہ آپ نے اگر انڈین فلمیں دیکھی ہوں ہندی زبان میں ہوتی ہیں، اس میں تقریباً اردو ہی بولی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے بول رہا ہے تو اس کو اگر تشدد کا نشانہ بنائیں، اور جس کا یہ وہاں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اب وہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب پاکستان سے ذلت آمیز مار کھانے کے بعد اب جو ہے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ انڈیا میں بسنے والے مسلمان مقبوضہ کشمیر کی کشمیری جو ہے ان پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے اور ان پر تشدد کرے، اور اپنی جو ایک تکلیف ہے جو انہوں نے ذہنی طور پر ان کو ہزیمت ملی ہے پوری دنیا میں اپنی عوام میں، اس کا ازالہ وہ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، سکھ بھی ان کے نشانے پر ہے، مسیحی جو برادری ہے ہماری وہ بھی ان کے نشانے پر ہے، اور ان کے لیے سوائے اپنے جو ہندو ہیں، ہندو کی اب دیکھیے ہندو وہ نہیں جو نچلی ذات والے دلت ہیں یا اچھوت ہیں، وہ نہیں، وہ صرف جو اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب زندہ رہنے کا اور انسانی حقوق کا تمام حق جو ہے وہ انہی کے پاس ہے۔ مودی سرکار کیا اپنی ہٹ درمی سے ہٹے گا؟ اور دوسری طرف خالصتان کی تحریک جو بھارت میں کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور سکھ ایک خود مختار ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک طرف مودی سرکار مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر رہی ہے، دوسری طرف وہاں پر بسنے والی دیگر اقلیتیں، خواہ وہ مسیحی برادری ہے، خواہ وہ سکھ کمیونٹی ہے، ان سب کو بھی اس نے ناکو ناک کیا ہوا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملات اور گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اس میں ایسا ہوا ہے کہ خالصتان کی جو تحریک ہے وہ اچانک نہیں ابھری، اس میں یہ سارا اس کا آغاز جو ہے وہ 1938 میں ہو گیا تھا، جس وقت وہاں پر باقاعدہ کچھ سکھوں نے کہا کہ ہم کیونکہ یہ ایک مسلمان جو تھے وہ اپنی ایک تحریک چلا رہے تھے، تو اس میں سکھوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی جو ہے یہ انڈین ہندوؤں سے کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے روایتی اور یہ مذہبی طور پر بھی، اور ہر لحاظ سے ہم مختلف ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے انڈیا کا ساتھ دیا، ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور جب تقسیم ہند کے وقت بھی قائد اعظم نے جب ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اس وقت بھی
बजाय इसके कि वो कायद आज़म की रोशन ख्याली को और दूर अंदेशी को समझते, उन्होंने अब फैसला किया कि नहीं, हम हिंदुओं के साथ ही ज़्यादा मुनासिब है, यही ठीक है। उसका खमियाजा जो है सिख कम्युनिटी ने बाद में भुगता। और फिर वहाँ जिस वक्त इंदिरा गांधी के दौर में अगर आपको याद हो तो उन्होंने सिखों को तकसीम करने के लिए जो मशरक़ी पंजाब था उसको 3 मुख्तलिफ सूबों में जो है वो रियासतों में ज़म कर दिया, ताकि इनकी आबादी किसी एक जगह इतनी ज़्यादा ना हो कि ये मौसर आवाज़ साबित हो। इसके बावजूद फिर सिख तहरीक जो है उसने ज़ोर पकड़ा और वहाँ उसकी जो अपना शिद्दत सी, उसका अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि ये जून 1984 में गोल्डन टेम्पल पर, ये दुनिया में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई अपने मुल्क में किसी मजहबी मरकज़ पर, अक़लियतों के मजहबी जो मरकज़ है उसके ऊपर इस तरीके से फ़ौज कशी करे। और वहाँ उसमें बाकायदा एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, इंडियन आर्मी ने बाकायदा आर्मड और बाकायदा जो है इन्फेंट्री का इस्तेमाल हुआ। और जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से वहाँ पर कत्ल गारतगरी की गई वो इंतहाई तकलीफ दे थी। उसमें वो जो उनका अपना मरकज़ था, जो है मेन गुरुद्वारा, वहाँ पर जो उनको तालाब था गोल्डन टेम्पल का, वो सुर्ख हो गया था, इतनी उसके अंदर लाशें थीं। और फिर यही नहीं, उसके इर्द गिर्द ज़ायरीन के लिए जो कि पूरी दुनिया से सिख आते थे वहाँ अपना उसकी ज़ियारत के लिए या वहाँ इबादत के लिए, वो तमाम महल्ले और बाज़ार, वहाँ भी किलिंग की गई और गोलाबारी की गई। और बाकायदा जो है टारगेट किलिंग इस अंदाज से की गई कि जो आज़ाद ज़राए थे उनके मुताबिक मारे गए अफराद, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब शामिल थे, उनकी तादाद जो है वो 17,000 के करीब थी। इनका अपना मीडिया जो है वो इनके अपने जो अदाद शुमार हैं वो तो बताते हैं कि नहीं जी, कोई 2-1 हज़ार के लोग जो है वो मारे गए थे और उसमें ज़्यादातर मिलिटेंट थे। जबकि मिलिटेंट जो वहाँ पर भंडरा वाला जो है उसके साथ जो लोग मारे गए थे, तो वो टोटल उनकी उस वक्त जो तादाद थी वो तकरीबन 78 के करीब थी। लेकिन इन्होंने वो जो मज़ालिम ढाए वो एक इंतहा कर दी। और फिर दूसरा कत्लेआम उस वक्त हुआ, ये सारा कुछ जून 1984 में हुआ। 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी के 2 सिख गार्ड ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया उसी के अपने ही घर में। उसके बाद फिर जो सिखों के साथ किया इन्होंने, वहाँ पर बाकायदा, चूँकि सिख जो हैं वो पगड़ी भी बांधते हैं, उनकी ख़ास शनाख्त होती है, वो जहाँ कहीं भी हैं वो सिख जो हैं वो पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से सिख ख़वातीन भी, उनकी शनाख्त भी, वो चूँकि उनका अपनी रंगत के वाले से और उनकी अपनी शबीह जो है, उनका चेहरा जो है वो भी एक ज़ाहिर कर देता है कि ये हिंदू नहीं है कम अज़ कम। तो उस वजह से फिर जितने मज़ालिम उन्होंने ढाए, इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, इसकी तस्वीर मौजूद हैं कि बाकायदा बसों को रोक कर, सिखों को उतार कर, उनके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाई गई। राह चलती सिख ख़वातीन जो थीं, तालबात जो थीं, उनको सड़कों पर रेप किया गया और फिर रेप करने, इज्तिमाई तौर पर रेप किया गया और फिर उनके ऊपर भी जिंदा हालत में उनके ऊपर तेल छिड़क कर उन सबको आग लगाई गई। खालिद बेग साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का और साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और मैं हाज़िर हुआ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने खालिद बेग साहब की इन तमाम मेजर डेवलपमेंट्स के ऊपर अपडेट्स सुनी कि क्या मेजर डेवलपमेंट्स में अब क्या अपडेट्स आ रही हैं। उन्होंने बड़ा बाखूबी आपको आगाह किया और उम्मीद करती हैं जी आप ज़रूर खालिद बेग साहब की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।